आज है डे 1। अगर तुमने डे 0 वीडियो देखी है तो तुम ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हो कि नेक्स्ट 30 डेज हम लोग सीरियसली इस कल्ट को बिल्ड करेंगे। अगर नहीं देखी है तो सिंपल रूल है, ये 30 डेज का करियर चैलेंज है, ये टाइम पास सीरीज नहीं है। आज हम सबसे पहले क्लियर करेंगे डेटा एनालिस्ट होता क्या है और फिर एक्सेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम लोग को फाउंडेशन ही क्लियर नहीं होगी तो कोई प्रॉफिट नहीं। तो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, डेटा एनालिस्ट वो बंदा है या वो पर्सन है जो कि नंबर्स को ना समझकर उसके थ्रू डिसीजंस बनाता है। ये फ्लूक्स नहीं है ये। ठीक है, कंपनी के पास डाटा होता है, सेल्स का डाटा, कस्टमर्स का डाटा, वेबसाइट का डाटा, मार्केटिंग का डाटा, लेकिन डाटा का मतलब हर किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर किसी की एग्जांपल के लिए लेते हैं, लाइक कि अगर किसी के पास ना एक कंपनी कोई कंपनी है और कंपनी की सेल्स लास्ट मंथ किसी पर्टिकुलर पर्पस का किसी पर्टिकुलर वजह से कम हो गई है सेल्स, राइट। तो वहाँ का जो सीईओ होगा या फाउंडर होगा वो क्या उनका मेन क्वेश्चन होगा कि फिर सेल्स कम क्यों होगी, राइट। तब डाटा एनालिस्ट बोलेगा कि सर XYZ रीजन में डिमांड 15% गिर गई है और टॉप प्रोडक्ट का जो स्टॉक था वो आउट हो गया था। तो ये है डिफरेंस एक नॉर्मल पर्सन में और डाटा एनालिस्ट में। डाटा एनालिस्ट गेस नहीं करता, वो डाटा से प्रूफ देता है कि इस जगह पे ऐसा हुआ और उस होने की वजह से हम लोगों को ये आउटपुट मिला, राइट। डाटा एनालिसिस का मतलब होता है कि रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। सिंपल स्टेप्स होते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे डाटा क्लीन करते हैं, स्टेप 3 पे डाटा को एनालाइज करते हैं, इनसाइट को निकालते हैं और फिर लास्ट में डिसीजंस को सजेस्ट करते हैं। ठीक है, और इसलिए ही हम लोगों को टूल्स पे वर्क करना था, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। एक्सेल हो गया, एसक्यूएल हो गया, पावर बीआई हो गया। ठीक है, और आज डे 1 में हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक डिमांड जो हम लोग डिमांड की रियलिटी को समझना चाहे कि फेब 2026 में हम लोग हैं और फेब 2026 में ना मार्केट में डिमांड हाई है। प्रॉब्लम क्या है, लोग सर्टिफिकेट ले आते हैं, स्किल्स नहीं। हम यहाँ स्किल बिल्ड करेंगे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, फाउंडेशन का नाम है एक्सेल। एक्सेल सिर्फ टेबल बनाने का टूल नहीं है, ये डाटा एनालिसिस का बेसिक वेपन है। 80% कंपनीज एक्सेल का यूज करती हैं। अगर आप एक्सेल के साथ कंफर्टेबल हो तो भाई आगे का जर्नी बहुत आप लोगों का इजी हो जाएगा। बहुत से लोग ना एक्सेल को बहुत ही बेसिक टूल के रूप में देखते हैं और यही वजह है कि उसको वो स्किप भी करने की कोशिश करते हैं, यार बेसिक क्या है एक्सेल वगैरह। लेकिन एक्सेल बहुत एडवांस चीज है भाई। ठीक है, हम शुरुआत में एक्सेल का पहले इंटरफेस देखेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को देखेंगे, एक बेसिक बिल्कुल बेसिक सा, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल छोटू सा एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम लोग को एक आइडिया रहे। अगर आप एक्सेल की बेसिक्स को जानते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल सोच रहे हैं कि यार स्किप करने से भी क्या ही होगा, आप वो चीज में जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ठीक है ब्रो, आप इस चीज पे स्टार्टअप करो। हम चलते हैं हम अपने विंडोज की स्क्रीन पर और उस पर काम करना शुरू करते हैं। ओके, फर्स्टली तो हम लोग एक्सेल को ना स्टार्ट करते हैं, और एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम विंडो के साथ आर प्रेस कर रहे हैं। हम लोग के सामने एक रन डायलॉग बॉक्स आ रहा है, हम यहाँ पर EXCL एक्सेल को लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। हम लोग के सामने एक एक्सेल का इंटरफेस आएगा, ये फर्स्ट इंटरफेस है। और इसके अंदर हम लोग के पास लेफ्ट हैंड साइड पे रिसेंट फाइल्स के ऑप्शन है, जो हम लोगों ने जिस भी प्रकार के आप लोगों की फाइल्स नहीं है, बनाई है या फिर कभी हमने ओपन करी है, तो वो यहाँ पर दिखाई देंगी। आपके पास राइट हैंड साइड पे ये कुछ टेम्पलेट्स हैं जो कि बनी हुई मिलती है, हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है। ये आप इसको ना ताकि पकाई खीर समझ सकते हैं। हमने इसमें बस कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करनी होती हैं, और हम लोग अगर जो बाय डिफ़ॉल्ट एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके अंदर हम लोग को बस अपने डाटा को एंटर करना होता है, दैट्स इट। तो ये जनरली हम लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन मैं इनकी बात नहीं करूँगा, मैं ब्लैंक वर्कबुक की बात करूँगा।
और क्योंकि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सेल्स पे या मार्केटिंग के डाटा पे वर्क करेंगे तो वो चीज़ हम लोग बाहर से ही लेने वाले हैं। हम लोग के पास एक प्रॉपर डाटा होगा जो इस रॉ डाटा पे हम लोग काम करेंगे आने वाले टाइम में। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो रहेगा। राइट नाउ हम लोग ब्लैक बुक से स्टार्ट करेंगे जिससे कि हम बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर कर पाएँ। हम ब्लैक बुक पे क्लिक करते हैं और हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। राइट, अगर मैं बात करता हूँ ब्लैंक वर्कबुक की, तो वर्कबुक एक एक ऐसा टर्म है जो कि बुक से रिलेट हो रहा है। और जैसे बुक्स के अंदर हम लोग के पास अलग अलग पेजेस होते हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, वैसे ही हम लोग जब वर्कबुक पे काम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर शीट्स होती है। मल्टीपल शीट्स लेने के लिए हम लोग के पास ऑप्शन है, और इन शीट्स के अंदर जो हम लोग का पूरा डाटा है उसको हम फिल करते हैं रोज और कॉलम्स के बेसिस पर। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँ तो यहाँ पर एक टैब बार आ रही है जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये कुछ टैब्स हैं जिनके अंदर कुछ ऑप्शंस रहने वाले हैं, कुछ ग्रुप्स रहने वाले हैं, और सबका अपना अपना काम है। ठीक है, उन काम को हम डीपली समझेंगे। ये कुछ ग्रुप्स हैं लाइक क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर्स ग्रुप, स्टाइल्स, सेल, एडिटिंग। ये ग्रुप्स बने हुए हैं हम लोग एक काम को कैटेगराइज करने के लिए और उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए, जिससे कि हम कैटेगरी वाइज चीज़ों को समझ पाएँ और क्विकली उन पे काम कर पाएँ। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो आ रहा है ये नेम बॉक्स कहलाता है, और ये आप लोगों की फॉर्मूला बार कहलाती है। अगर आप अपना कर्सर इस पर लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ भी आएगा कि कौन सी चीज़ क्या चीज़ है। राइट, नेम बार क्या होता है? नेम बार को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करते हैं, सेल क्या है? सेल सबसे छोटी एंटिटी है किसी भी एक वर्कशीट में। यहाँ पर मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक नेम आ रहा है उस सेल का, और सेल का नेम कंसिस्ट करता है रो और कॉलम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि किस रो नंबर में है वो और किस कॉलम नंबर पे है। राइट, अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कॉलम है H और ये रो है 6, तो यहाँ पर जो लिख के आ रहा है वो H6 लिखा हुआ आ रहा है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ D13, तो यहाँ पर D13 लिखा हुआ आ रहा है, और यही बताता है कि किस प्रकार से एक एक्सेल शीट के अंदर हर एक सेल का एक नाम दिया हुआ है, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं तो नाम का दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ शीट 1, प्लस का साइन यहाँ पर है जो कि न्यू शीट को लेने के लिए है, और हम यहाँ पर जैसे ही प्लस पे क्लिक करते हैं तो एक और न्यू शीट आ जाती है। शीट 1 के अंदर हम कोई भी नाम बदल सकते हैं, लाइक अगर मुझे इसका नाम डेटा रखना है या मार्केटिंग रखना है, मार्केटिंग, तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर नाम बदल सकता हूँ इसका। यहाँ पर मुझे सेल्स रखना है तो सेल्स पे मैं क्लिक कर सकता हूँ, और हम यहाँ से इसको स्विच भी कर सकते हैं। राइट, अब बात कर लेते हैं कि हम लोग के पास ये कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही हैं। तो अगर मैं नीचे की तरफ जाता रहूँ तो ये रोज बढ़ती जा रही है। अगर मुझे प्रॉपर जानना है कि रोज टोटल कितनी होती है, तो ये एक ही जस्ट में और 1 के जस्ट ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा एक ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ऊपर लिखा हुआ आता है 10,48,576 रोज अवेलेबल होती हैं इस वर्जन में, और ऐसे ही कॉलम्स हैं 16,384। राइट, जिस भी सेल पे मैं काम करूँगा, लाइक मैं अगर यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, ठीक है, हम अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं, तो वो चीज़ आप देख पाएंगे कि फॉर्मूला बार में आती है। राइट, अभी इसको मैं हटा देता हूँ और एक बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा डाटा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे एक बेसिक आइडिया रहे कि हम किस किस प्रकार के डाटा पे काम कर सकते हैं, एक बेसिक डाटा कैसे ले सकते हैं। जस्ट फाउंडेशन के लिए है तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ। जस्ट हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और सीखेंगे, और आफ्टर दैट हम लोग एक बड़े डाटा पे वर्क करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, ओके, कि पूरा वीक हम लोग एक्सेल ही सीखने वाले हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सीरियल नंबर लिखता हूँ, तो SR नंबर मैंने लिखा, और यहाँ पर मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम लेने वाला हूँ तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है। अच्छा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, एक मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में ना स्पेलिंग गलत लिख दी,
तो मैं अगर दोबारा इसके अंदर जाकर इसको एडिट करने की कोशिश करूँगा तो ये दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ ना थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैं जब यहाँ पहुँचूँ तो डबल क्लिक करूँ कि वहीं पर पहुँचेगा जहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया होगा, तब मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो ऐसा पॉसिबल है। या फिर आप F2 भी प्रेस कर सकते हैं, जो रीनेम की शॉर्टकट की होती है सेम शॉर्टकट की यहाँ पर वर्क करती है, राइट। आप एरो कीज का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट सेल में पहुँचने के लिए, या फिर टैब का यूज़ कर सकते हैं जंप करने के लिए एक सेल से सेकंड सेल में जंप करने के लिए, राइट। तो सीरियल नंबर हम लोग का हो गया है, प्रोडक्ट नेम हो गया, प्रोडक्ट नेम पूरा ले देता हूँ, प्रोडक्ट नेम। और मैं इसके एक एक क्वांटिटी लिख देता हूँ, या फिर मैं इसकी ना एक प्राइस लिख देता हूँ। क्वांटिटी प्राइस जो होती है क्या बोल सकते हैं उसको, प्राइस ही बोल सकते हैं ना, प्राइस ही बोल देते हैं। प्राइस और क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ QTY, ओके। और आफ्टर डेट मैं लिखता हूँ टोटल सेल्स, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर मैं 1 2 3 लिखना चाहूँ तो मैं 1 लिखा मैंने, और एक्सेल कैलकुलेशन के लिए ही बना हुआ है। अच्छा एक चीज़ और, प्रोडक्ट नेम जो था वो प्राइस के जस्ट नीचे छुप चुका है, एक सही मायने में देखा जाए तो नहीं, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो हाँ। तो उसके लिए मैं इन सभी सेल्स को ना बराबर भी कर सकता हूँ। जस्ट मैं सेल्स के जो कॉलम्स हैं उनको मैंने सेलेक्ट किया, और लास्ट में जब मेरा कर्सर चेंज हो रहा है तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखिए सभी जो कॉलम्स हैं वो हम लोग के अकॉर्डिंग टू कंटेंट एडजस्ट हो गए, राइट। तो मैं सीरियल नंबर 1 लिखा, और 1 लिखने के बाद अगर मैं इसको ट्रैक करूँ तो देखो ट्रैक करने के टाइम पे ना मेरा जो कर्सर है, अभी राइट नाउ मेरा जो कर्सर है, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ, और मैं माउस का जो स्क्रॉल व्हील ऑप्शन होता है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जब मैं अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा प्लस वाला जो कर्सर था वो चेंज हुआ, और आफ्टर डेट में जब इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर 111 लिख के आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर रखता हूँ और यहाँ पर पहुँच के अपना कर्सर को ले जाता हूँ तो एक प्लस के ऊपर एक और प्लस बन के आ रहा है, और इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि हम लोग यहाँ पर इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि हम +1 ईच एंड एवरी सेल पर हम लोग का हो रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरी जो नंबरिंग है वो सीरीज़ में आ रही है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 10। जब तक मैं इसको ट्रैक करता रहूँगा ये चीज़ आप लोगों की बढ़ती रहेगी, लेकिन राइट नाउ मैं इस चीज़ को जस्ट दिखा रहा हूँ, इसमें कोई ऐसा जादू वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, राइट। इसको आप सीरीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको एक बड़ी सीरीज़ के लिए चाहिए 1000 2000 1 लाख 10 लाख, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस अपना कोई भी नंबर लिखना है, आपको फिल में पहुँचना है, आपको सीरीज़ में पहुँचना है। इसमें आपके पास रोज़ और कॉलम्स दोनों के ऑप्शन होते हैं। मैं रोज़ राइट नाउ मैं रोज़ पे करके दिखाता हूँ आपको। लीनियर स्टेप वैल्यू 1 है, स्टॉप वैल्यू आपको जो भी लिखनी है वो लिखिए। अभी ये आप लोगों का ना रोज़ बेस पे आ गया आगे की तरफ, राइट। अब मैं अगर इसी चीज़ को कॉलम्स में करता तो ये कुछ इस प्रकार से आता कि नीचे की तरफ, राइट। तो कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूसली हम लोग के पास नंबर्स आ गए हैं, राइट। तो आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं इसको। मेरे पास ये 1000 की सीरीज पूरी हो गई है, ओके नो प्रॉब्लम। अब मैं कोई प्रोडक्ट के नेम ले लेता हूँ, लाइक मैंने कुछ बेसिक प्रोडक्ट जो हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैंने लिया है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, और प्रिंटर हो गया, ठीक है। स्कैनर तो क्या ही होगा, लैपटॉप्स ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट जो जनरल लैपटॉप्स हो वो, माउस कीबोर्ड प्रिंटर लैपटॉप्स, और क्या हो सकता है, सेलफोन्स, ठीक है। और क्या हो सकता है, LEDs, राइट। और केबल्स हो सकती है, ठीक है, केबल्स हो गई। और प्रोजेक्टर हो सकते हैं, प्रोजेक्टर्स, और कैमरा, लाइट्स, ठीक है। ये मैंने ले लिया। अभी राइट नाउ मैं इसको जस्ट ऐसे ही कर देता हूँ, दैट्स इट। एक प्राइस ले लेते हैं कि हाँ, एक बेसिक प्राइस लाइक 300
1300, 1200। क्वांटिटी जो हम लोग की है वो 200 क्वांटिटी है। कीबोर्ड हम लोग की है जो कि अगेन 1800 ही लेते हैं, ठीक है। और रेडी क्वांटिटी में देता हूँ। प्रिंटर हम लोग का 17,000 और क्वांटिटी हम लोग की 100 देता हूँ। लैपटॉप्स 50,000 और क्वांटिटी अगेन 100 देता हूँ। सेलफोन्स 35 और 100 क्वांटिटी यही रहने देता हूँ। ऐसे ही आपकी ना इसमें 4500 की मैं LED डालता हूँ और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100। केबल्स 200 और यहाँ पर हम लोग एक 4 केबल्स में रहता हूँ तो 800 हम लोग क्वान्टिटी रख देते हैं। प्रोजेक्टर ले लेते हैं हम लोग, राइट, और 2000 या फिर 3000 और 100 की क्वांटिटी के साथ इसको भी ले लेते हैं। कैमरा भी हम लोग 85,000 का ले लेते हैं और क्वांटिटी हम इसमें सब डाल देते हैं इतना। मतलब जस्ट एक रैंडम डाटा है, ये मैं कोई एक प्रॉपर डाटा सेट पे वर्क नहीं कर रहा हूँ और आने वाले टाइम में हम करेंगे, श्योरली करेंगे, जस्ट ये आपको कुछ शो करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। लाइट्स में ले लेता हूँ जो कि 10 के लेते हैं और 100 क्वांटिटी में लेते हैं। अगर मैं टोटल सेल्स की बात करूँ तो टोटल सेल्स निकालने के लिए हम लोग को प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाना होगा। उसके लिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू एक सबसे बेसिक चीज़ है एक्सेल में। अगर आप किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करेंगे तो आपने इक्वल्स टू को लगाना होगा। आपने इक्वल्स टू लगाया, आफ्टर दैट हम यहाँ पर इसके प्राइस और क्वांटिटी को लेंगे। अब अगर मैं प्राइस को लेना चाहूँ तो 1200 ले सकता हूँ और क्वांटिटी को लेना चाहूँ तो 200 ले सकता हूँ। और जब मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक प्रॉपर सही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि एक्सेल हम लोग एक काम को आसान बनाने के लिए, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो देख पाएंगे आप कि सब में सेम वैल्यू आ रही है। और मैं चाहता ये था कि मेरा काम ना थोड़ा आसान हो जाए, तो उसके लिए मुझे इक्वल्स टू के बाद जो ये इसका सेल एड्रेस था उसको लेना चाहिए था। अब आप उसको टाइप भी कर सकते हो और क्लिक करके भी ले सकते हो, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप टाइप करें, क्योंकि ये जस्ट एक बहुत ही बेसिक डाटा है, बहुत ही सिंपल छोटा सा डाटा है। जो हम लोग को बड़े डाटा पे काम करना होता है तो हम लोग को सेल एड्रेस पे वर्क करना आना चाहिए। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके सेल एड्रेस को लिखता हूँ D2, राइट, और वो अपने आप सेलेक्ट हो गया। जब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख पाएंगे 2,40,000 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अब इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? जब मैंने उसको ड्रैग किया था सब में सेम वैल्यू आ गई थी, लेकिन जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर सब में सेम वैल्यू नहीं आई, इसमें ये वैल्यूज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई है, ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई है, ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई है, इसी प्रकार से ये वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई है। तो ये आपस में कहीं ना इस प्रकार से रिलेट कर रहे हैं। लाइक ये C6 और D6 की मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट की है, प्रोडक्ट का C6 और D6 का, राइट, ये वाली वैल्यू, ना कि ये इसी की मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू है। तो ये डिफरेंस हो जाता है एक सेल एड्रेस का यूज़ करने में और एक डायरेक्ट वैल्यू का यूज़ करने में। तो सबसे पहला काम तो आपका भाई यही है कि आप इसमें इस प्रकार करो। अब एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि किसी की ना हाई सेल्स हुई या नहीं हुई, और एक हाई सेल्स के लिए ना एक बेसिक क्राइटेरिया लगाते हैं कि 1 लाख से ऊपर, सॉरी 10 लाख से ऊपर की ना, 10 लाख से ऊपर की देखते हैं, 10 लाख से ऊपर की जिसकी सेल रही होगी वो हाई सेल्स है और वरना नहीं, ठीक है। तो हम इसमें एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, इक्वल्स टू इफ़ हम लोग की सेल्स जो है, इफ़ हमारी जो सेल्स है वो ग्रेटर रही है 10 लाख, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यस, और अगर नहीं रही है तो हम लोग बोलेंगे नो, ठीक है। और हमने इसको लिख लिया, आई होप मैंने ठीक लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग की वैल्यू क्या आ गई, नो। ऐसे ही जब मैं इसको यहाँ पर देखूँगा तो यहाँ पर प्रिंटर, लैपटॉप्स और सेलफोन्स, इनके अंदर और प्रोजेक्टर कैमरा की वैल्यू भी हम लोग की हाई सेल्स में रही है। बाकी जो हम लोग की माउस और कीबोर्ड प्रिंट की वैल्यूज़ हैं या फिर LED केबल्स की वैल्यू हैं, लाइट्स की वैल्यूज़ हैं, ये हम लोग की हाई सेल्स में नहीं रही। तो ये मैंने जस्ट 10 प्रोडक्ट लिए हैं
उन प्रोडक्ट की प्राइसेस को लिया, उनकी क्वांटिटी को लिया, टोटल सेल्स को लिया, और हमने हाई सेल्स को हमने निकालने की कोशिश करी कि किसकी हाई सेल रही, किसकी हाई सेल नहीं रही है। आज का टास्क हम लोग का रहने वाला है कि सेम शीट बनाओ, 10 प्रोडक्ट्स को ऐड करो, टोटल कैलकुलेट करो, हाई सेल्स को आइडेंटिफाई करो। डिस्क्रिप्शन में ना मैं आपको प्रैक्टिकल फाइल दे दूंगा, जो भी मैंने अभी काम किया उसको दूंगा, ठीक है। आप उसको कंप्लीट करो, कल चेक करेंगे। आज हमने डाटा एनालिस्ट के बेस को समझा है और एक्सेल स्टार्ट किया, ठीक है। ये सिंपल लग सकता है कि हाँ सर ये तो बिल्कुल बेसिक ही था, लेकिन ये ना 90% लोग यही स्किप कर देते हैं। तो अपन लोगों ने ये स्किप नहीं करना है। कमेंट में आपको डे 1 डन लिखना है, ठीक है। कल मिलेंगे हम लोग डे 2 में, और डे 2 में हम ना एक्सेल को नेक्स्ट लेवल पे लेकर चलेंगे। अगर आपने 30 डेज को सीरियसली फॉलो किया तो एवरेज क्राउड से गारंटीड अलग हो जाओगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। सी यू टुमारो।